दावे किए जाते थे जी दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, ये भी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान पहले अपने फैसले तो कर ले। ईरान से तेल ले नहीं सकते, पाइपलाइन बिछा नहीं सकते, रशिया से तेल ले नहीं सकते, जो 20 वहां से टैंकर्स निकले हैं आपने हुरमत में से, वो किधर गए ये बता नहीं सकते। वो कहते नहीं 2 हमारे हैं, बाकी पता नहीं किसके हैं। किसके हैं भाई बताओ तो सही। पाकिस्तानी झंडा लगा के किसको नवाज दिया आपने? पाकिस्तानियों की तो पीठ में चिरा कोप दिया आपने। यहां तो पेट्रोल महंगा कर दिया, बेशुमार महंगा कर दिया। पाकिस्तानियों को क्या मिला? हमारे झंडे लगाकर तेल कौन ले गया भाई? पाकिस्तानी परचम जो है वो पाकिस्तानियों का है ना, मलकियत हमारी है। हमारे झंडे लगाकर तेल कौन ले गया और उसमें पाकिस्तान की कौम को क्या मिला और किसने कितना कमीशन खाया? इसका कोई जवाब है किसी के पास? ये सारी चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। भारत अपने फैसले जनाब हम कर नहीं सकते, दुनिया के फैसले करेंगे हम। हमारा बजट तक तो आईएमएफ बना रहा है, खुद तो हम बजट भी नहीं बना पा रहे बदकिस्मती से। पेट्रोल कितना महंगा करना है, बिजली कितनी महंगी करनी है, फैसले तो आईएमएफ करता है। अभी उन्होंने फिर वादा कर लिया आईएमएफ से कि जैसा आपका हुक्म, जब आप कहेंगे हम जनाब आपके लिए अब बिजली भी महंगी कर देंगे। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया। यानी इस वक्त जो लड़ाई चल रही है ना अमेरिका में, जिस तरह उन्होंने अपना आर्मी चीफ हटा दिया है, जिस तरीके से वो जर्नलों की छुट्टी करा रहे हैं, जिस तरीके से अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा रहे हैं, तो मुकाबला इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के अपने करीबी साथियों और नेतन्याहू की पूरी लॉबी का मुकाबला इस वक्त चल रहा है उन अमरीकियों के साथ जो अमेरिका को सबसे पहले नंबर पे रखना चाहते हैं, सबसे आगे रखना चाहते हैं। और ये याद रखिएगा, सर्वाइवल की लड़ाई है। सबसे पहले तो आप नेतन्याहू को ले लेना, क्योंकि इन लोगों का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। नेतन्याहू को पूरी दुनिया में कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी अगर वो ये जंग हार जाता है और मकासद पूरे नहीं कर सकता, तो पूरी दुनिया में नेतन्याहू को कहीं पे भी पनाह नहीं मिलेगी। वो एक जंगी मुजरिम है, उसके साथ बहुत बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप, उसकी सारी एम्पायर, उसने तो अपने बच्चों का भी सोचा हुआ है कि मेरे बच्चे कहां कहां पे क्या क्या करेंगे। वो तो बहुत बड़ी एम्पायर बनाकर बैठा हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या बनेगा? बहुत बुरे हालात हैं। पीट हेगसेट जो अमेरिकी वजीर जंग है, वजीर दिफा है, अब उसके मामलात ये हैं कि अब उसको जंगी मुजरिम करार दिया जा रहा है। उसके बारे में हर तरफ ये बात की जा रही है कि जंगी मुजरिम है और वो अपनी खाल बचाने के लिए अपने जर्नैलों की कुर्बानियां दे रहा है। बहरहाल ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो अपने जर्नैल को हटा सकते हैं, वरना नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जर्नैल बड़े तगड़े होते हैं, पाकिस्तान में तो इतने तगड़े होते हैं कि वजीर आजम को और सदर को ही हटा देते हैं जर्नैल, लेकिन वहां पे वजीर दिफा जर्नैलों को, खास तौर पे आर्मी चीफ को हटा गया। अब यहां तक स्टेटमेंट दे दिया पीट हेगसेट ने कि अमरीकी फौजी हजरत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। ये इसको मजहब का रंग दे दिया कि जनाब लड़ो तो सही, आओ तो सही। मामला ये है कि ये लड़ाई तो देखें इसराइल लड़ रहा है, लेकिन इसको मजहबी लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी इसको यहूदियों की मजहबी लड़ाई बना देते हैं, कभी इसको ईसाइयों की मजहबी लड़ाई बना देते हैं। तो जो ईसाई ममालिक हैं या रहनुमा है वो इस लड़ाई से अपने आप को दूर रखते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद कैथोलिक मसीहियों के जो रूहानी पेशवा हैं पॉप लियो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और टका के जिसको कहते हैं सन्नाटेदार चपेड़ उन्होंने मारी है इस मजहबी जंग के बयानिए पे। उन्होंने कहा जी ऐसी बातें हजरत ईसा का तरीकेकार से बिल्कुल हटकर हैं। खुदा ने जिंदगियां तबाह करने की नहीं, उन्हें बनाने की तरगीब दी है, ये पॉप लियो ने कहा। तो इनका कोई बयानिया, कोई सौदा नहीं बिक रहा। हत्ता कि ये पहली मर्तबा तारीख में हुआ जिसपे अमेरिका में बड़ा मजाक उड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। रॉयटर्स ने यह खबर जारी की है, अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर, उनका सोशल मीडिया, उनका मीडिया इस पे डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों ले रहा है। खबर क्या है? खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान से दरखास्त की कि 48 घंटे की जंगबंदी कर देते हैं। ईरान ने कहा नहीं जी हम नहीं करते। ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि सुपर पावर अमेरिका किसी मुल्क को कह रहा है कि हमारी दरखास्त है कि 48 घंटे के लिए जंगबंदी कर ले मेहरबानी करके। तो ईरान कह रहा है जी हमने जंगबंदी नहीं करनी, हमने मारना है, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। जंगबंदी होगी तो मुस्तकिल जंगबंदी होगी। उन्होंने वो बताया भी है पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ बातचीत चल रही थी और कुछ बातें की जा रही थी कि ईरानी शायद पाकिस्तान में ईरानी क़यादत आना नहीं चाहती। तो अब्बास इराक़ची ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अमेरिकन मीडिया गलत खबर दे रहा है, हमें पाकिस्तान आने पे कोई एतराज नहीं था, भाई हैं हमारे पाकिस्तानी। प्रॉब्लम यह है कि हम जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा। हम ये कह रहे हैं कि कंक्लूसिव किस्म के जो हमेशा रहने वाले या मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कुछ जंगबंदी के इकदाम हों, ये जंग हमारे ऊपर दोबारा दोबारा इंपोज ना की जाए। देखिए मैं भी आपको यही बात बता रहा था कि ईरान गारंटियां मांगता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ईरान वो चीज मांगता है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान की सरकार कर नहीं पाएगी और उनकी करने की कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये है वो मामला जो सैयद अब्बास इराक़ची ने बताया कि पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज उन्होंने कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी कभी यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक कहीं पे कोई रशियन मिसाइल आकर गिरता था या ड्रोन आकर गिरता, पूरी दुनिया ने रोला डाल दिया था।
बहुत शोर मचाया था। ये सैयद अब्बास इराक़ची इसके बारे में ट्वीट करते हुए कहते हैं कि आप सबको याद है कि मगरिब ने कितना शोर मचाया था और कितना रोला डाल दिया था कि जब न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट है यूक्रेन का, उसके करीब आकर कोई धमाका हुआ था। तो इसराइल और अमेरिका लगातार बुशहर प्लांट के नजदीक हमले कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में 4 हमले यहां पे हो चुके हैं। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि IAEA ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि खुदा न खास्ता यहां से अगर ताबकारी फैली तो पूरी दुनिया इसका खुमियाजा भुगतेगी। नाज़रीन, मैंने इमरान खान से एक चीज सीखी, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने इमरान खान से सीखी हैं और इमरान खान ने वाकई एक टीचर की तरह इस कौम को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। हार जीत का मामला हो, डट जाने का मामला हो, बहुत सारी चीजें जो इंसान के करैक्टर में होती हैं, उसने लोगों को लड़ना सिखाया, मुकाबला करना सिखाया। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने पाकिस्तानियों को यह बात समझाई कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है, एक प्रॉब्लम है और इनकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। समझ ही नहीं आई कभी कौम को। लेकिन जब ये बात इमरान खान ने समझाई तो आज कौम का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। एक कंट्रीब्यूशन तो है इमरान खान का बहुत बड़ा। मैंने उनसे एक चीज सीखी इमरान खान साहब से कि मैं ये सोचता था वो एक बात बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे एक ही तकरीर है इमरान खान बार बार करता है, वही बातें बार बार रिपीट करता है, वो क्यों बार बार वही बात करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो मैंने इससे सीखा कि इमरान खान ने वो बातें इतनी मर्तबा की कि वो लोगों को जुबानी याद हो गई। उन्होंने लोगों को नजरिया दे दिया बार बार बता बता के अवेयरनेस देने का ये एक तरीका था, लोगों को फार्मूला याद करवाने का एक तरीका था। और जो सच होता है ना वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। जिस आदमी ने कहानियां सुनानी हो, कभी ये सुना दे, कभी ये सुना दे, कभी वो सुना दे। जिसने सच बोलना होता है ना उसके बाद एक ही बात होती है, सीधी सीधी। तो इमरान खान वही बात अपनी करता था और आज कौम को वो बात याद है। तो बाद आपको लगता होगा मेरे वीलॉग के अंदर चीजें और बातें कभी कभी रिपीट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जो चीज जैसे होती है उसको जब आप बयान करते हैं तो जितनी दफा आप करते हैं वो वैसे ही रहती है। और मैंने ये सीखा कि अगर कोई चीज आपको समझ आ जाए तो उसको हैमर करें, बार बार उसको बताएं, पब्लिक तक उसको पहुंचाएं ताकि उसका इंपैक्ट हो। तो पता नहीं कब तक आपने देखना है, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब तक आप देखेंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है कि अवाम तो इनके साथ है नहीं, पब्लिक की सपोर्ट इनसे छिन गई। और वो इसलिए छिन गई कि एक आदमी डटकर खड़ा हो गया। अब इनकी 2 ख्वाहिशात है, या तो इमरान खान जो डटा हुआ है वो सरेंडर कर दे, इमरान खान बिल्कुल वैसे ही सरेंडर कर दे जैसे इन सारों ने सरेंडर किया था, तो उससे इन्हें लगेगा कि इनकी मकबूलियत कुछ वापस आ जाएगी। या फिर इमरान खान को ऐसे ही दीवार के साथ लगाकर ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इसी तरह अपने इक्तदार को तूल देते रहे। 2 इनके पास रास्ते, तीसरा रास्ता इनके पास कोई नहीं है। और जिस इमरान खान को ये झुकाना चाहते हैं उसके 700 दिन मुकम्मल हो गए जेल में, 700 डेज। और ये मुश्किल तरीन जेल है जो इमरान खान ने काटी है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि जी हमने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी इस तरह डट जाएगा, इतनी मजबूती के साथ जेल काटेगा, ये इतना बहादुर और दलेर निकलेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कह रहा। यानी वो अपने लीडर के लिए ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, जरदारी के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जैसी जेल इमरान खान ने काट ली है। ये 700 दिन की मुश्किल तरीन जेल है, किसी और लीडर ने नहीं काटी है ऐसी। और ये जो लोग जेलें काट कर आए हुए ना, इनको इस बात का आइडिया हो गया है कि जब 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं ना तो उसके बाद 20 साल भी मुकम्मल हो जाते हैं, फिर उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। जितना वक्त गुजरता है उस आदमी को तोड़ना उतना मुश्किल हो जाता है। मैंने इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त जब मैं इनकी कैद में था इनको समझाया था कि यू हैव 15 डेज, 15 दिनों के अंदर जाओ और जाकर इमरान खान साहब से मामला अपना तय करो। वो आपको बेइज्जत नहीं होने देगा, वो कोई रास्ता निकाल कर आपको देगा मुल्क के लिए, तो आप जाके उससे मिल लें। तो उस वक्त इनके दिमाग के ऊपर ये खुन्नास सवार था कि जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो वो नशा करता है तो वो पैरों में गिरेगा। मैंने कहा नहीं होगा ऐसा, वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर इमरान खान हमने देखा एडजस्ट हो गया। और इमरान खान ने एक जेल से दूसरी जेल में जाने से इसलिए इनकार किया था अटक से अडयाला में कि इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं एडजस्ट हो गया हूं, मुझे ना छेड़ो। अब वो आदमी पूरी तरह एडजस्ट हो गया। अब उसे आजादी चाहिए, उसे कैद से रिहाई नहीं चाहिए। रिहाई में और आजादी में बहुत फर्क है। मैं जब कैद में था ना तो मैं अपने रब से इज्जत वाली आजादी मांगता था, रिहाई नहीं मांगता था कि मुझे आजादी के साथ बोलने की तौफीक दे। मैं आज भी बोल रहा हूं, देखे मेरे रब ने मेरा दिमाग आजाद रखा। इमरान खान को रिहाई नहीं चाहिए, इमरान खान को आजादी चाहिए। वो आजादी मांग रहा है
और वो ये कहता है कि अगर मुझे कैद रखना है तो मैं इसके लिए राजी हूं, लेकिन गुलामी में मैं नहीं रह सकता, गुलामी में नहीं रहूंगा। अब इमरान खान साहब को जेल में डालने वाले इस लेवल की जेल क्या काट सकते हैं? मैं सच बताऊं तो एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है सारे, या जितने भी मौजूदा लोग हैं, सारे रल के भी नहीं कर सकते। ये 7 दिन की जेल ऐसी नहीं काट सकते जैसी इमरान खान साहब ने 700 दिन की काट ली है। अभी भी होश के नाखून ले, इमरान खान से जाकर माफी मांगे। और नादरीन, जो नवाज शरीफ के बारे में दावा किया जाता था, मैं एक स्टेटमेंट अभी देख रहा था नवाज शरीफ का दोबारा, 2022 में मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया जब पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, तो मरियम ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। फिटे मुंह भाई, अब नवाज शरीफ का दिल नहीं रोता 350 रुपए लीटर पे। उस वक्त नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता था, अब नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू नहीं रोता। ये इतनी नालायक औलाद है, इन्होंने अपने बाप की सियासत तबाह बर्बाद करके रख दी। यानी अगर आप लोग चीजें सस्ती करने के दावों और वादों के साथ इक्तदार में आए थे तो फिर चीजें सस्ती कर देते, और अगर लोग आपके इक्तदार को नहीं मान रहे थे तो फिर आप नए इलेक्शन में चले जाते। ये जो इन्होंने तजर्बा किया ना कि हमने हर हाल में इक्तदार में रहना है क्योंकि हमने अपने करप्शन के केसेस खत्म करने, हमने जूते पॉलिश करने, और हमने इमरान खान को दीवार के साथ लगाना है, वरना वो हमारी करप्शन का पैसा हमारे पेटों में से निकालेगा। ये फैसला करके ये लोग फंस गए। इन्होंने अपनी सियासत तबाह कर दी, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, अब लोग इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। जरा ये एक आप खबर देखें कितनी इंटरेस्टिंग है। मरियम नवाज को कैसे मामू बनाया गया, या कैसे उसको गोल चक्कर में घुमाया गया कि 3 अरब से नीचे चले गए, और ये तबाही फेरी पीएमएल-एन ने और पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम की सरकार ने मिलकर पाकिस्तान की चलती हुई मैशत को बर्बाद किया। तो इमरान खान डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, इमरान खान ने मुल्क संभाला हुआ था। जब ये मुल्क के हुक्मरान बने तो 1 साल के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे पहुंचा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। इन्होंने तस्लीम कर लिया सारा, इन्होंने हार मान ली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि इन्होंने वो सारा बोझ शिफ्ट कर दिया आवाम के ऊपर। आईएमएफ ने इन्होंने नए मुआहदे किए, आईएमएफ के साथ इन्होंने नई कस्में और वादे किए, और उसके बाद इन्होंने टेक्नोक्रेट्स को लाके फार्मूले बनाए, और उन फार्मूलों के तहत पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर सारा बोझ शिफ्ट कर दिया। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की चीजें महंगी, तमाम सब्सिडीज खत्म, गरीब आदमी के तमाम मंसूबे खत्म, बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट खत्म, हर चीज खत्म करके बेड़ा ही गर्क करने के बाद, मुल्क की इकोनॉमी का मुकम्मल पट्टा बिठाने के बाद, आम आदमी का खून निचोड़ के इन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया और दिखाया दुनिया को कि हम डिफॉल्ट से बच गए। ये इन्होंने किया। पहले अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को डिफॉल्ट तक लेकर गए, फिर उस डिफॉल्ट को या उससे बचने के लिए आम आदमी को डिफॉल्ट कर दिया पाकिस्तान का। आम आदमी का पाकिस्तान के इन्होंने दिवालिया निकाल दिया। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह।